नमस्कार। आज हम बात करेंगे आने वाले जो बीपीएससी प्रीलिम्स जो नेक्स्ट होगा 69वीं बीपीएससी और उसके आगे जो 71 आगे जो बीपीएससी की जो परीक्षाएं होंगी उसकी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, बीरेन जी हैं। पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हैं, लंबे अरसे से इनके तैयारी करने का भी एक तजुर्बा है यूपीएससी पीसीएस एग्जामों का। तो हम बीरेन जी से जानेंगे, अभी आपने हाल में देखा जो 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की जो परीक्षा हुई उसमें खास एक बदलाव था। बदलाव ये था कि पहली बार वहाँ निगेटिव मार्किंग हुआ, 1/4 निगेटिव मार्किंग था एग्जाम में। और जो सवाल थे आपने देखा होगा कि जो सवाल थे वो पहले के तुलना में थोड़े एनालिटिकल सवाल थे, कंसेप्चुअल सवाल थे। तो इस बार 68वीं बीपीएससी जिन्होंने भी दिया है, जिन अभ्यर्थियों ने दिया है, कैंडिडेट्स ने दिया है, अभी वो अधर में है कि कट ऑफ कितना जाएगा। कट ऑफ 80 रहेगा, 90 रहेगा, 90 प्लस रहेगा, ये शायद किसी को नहीं पता। अभी आपको वेट करना पड़ेगा रिजल्ट तक के लिए। लेकिन आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, सोर्स क्या होना चाहिए, आज हम उसकी बात करेंगे। क्योंकि जब तक हम रणनीति से पढ़ाई नहीं करेंगे, एक स्ट्रेटजी नहीं होगी, एक हमारे पास सोर्स नहीं होगा, तब तक शायद सफलता हमसे दूर चली जाएगी। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। हम हर एक पहलू पे आज बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहला जो सवाल आपसे है कि आखिर इस बार जो परीक्षा हुई है बीपीएससी की 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स, उसमें आप क्या बदलाव देखते हैं? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप इस तरीके का प्रोग्राम लेकर के आए, जिसकी वजह से जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी और वो अपने लक्ष्य को पाने में थोड़ा सहज महसूस करेंगे। तो जहाँ तक देखिए इस बार वाले बीपीएससी की बात है, तो ये कहीं न कहीं मुझे लगता है कि अभी तक का आप कह सकते हैं कि सबसे टफ या फिर सबसे अनएक्सपेक्टेड बीपीएससी का एग्ज़ाम रहा है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल तरीके के हैं। और इस कॉन्सेप्चुअल जो तरीका है वो कहीं न कहीं हमें जो ये एक रटंत विद्या वाली मानसिकता है उससे हमें बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके चलते इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी, ई ऑप्शन भी था। तो इस बार जैसे मैंने कई लोगों से बात किया, तो जो पिछले 4 साल 5 साल से लगातार मेंस दे रहे हैं वो भी इस बार बिल्कुल भी श्योर नहीं है कि उनका मेंस के लिए इंटरनेट पे जब वो रिजल्ट देखेंगे तो उनका रोल नंबर रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये थोड़ा सा है जिस पर मुझे लगता है कि हमें काफ़ी गहराई से सोचने की ज़रूरत है, ताकि हम अगला जो बीपीएससी जैसा आपने बोला उस पे हम एक पॉजिटिव रिजल्ट देख पाएँ। बिल्कुल। और एक चीज और है, जब 69वीं बीपीएससी होगा तो शायद अब एक कॉमन पीटी टेस्ट होगा। अब एक सर, कॉमन पीटी टेस्ट के तहत खासकर जो बीपीएससी के अन्य एग्जाम जो बीपीएससी कंडक्ट करती थी, जैसे सीडीपीओ या अन्य जो बीपीएससी कंडक्ट करती थी, उसके लिए अब एक कॉमन पेपर होगा। तो इसके लिए और ज़रूरी हो गया है, जो अभ्यर्थी हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें और मेहनत करनी पड़ेगी और एक अच्छी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं, स्ट्रेटजी तो देखिए, क्योंकि अब सारा का सारा गेम स्ट्रेटजी का ही है। और क्योंकि जैसे होता क्या है कि अगर हम बुक्स की बात करते हैं तो फिर बहुत बल्कि बल्कि बुक्स हैं, और अगर हमें सही स्ट्रेटजी से हम उस बुक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो शायद है कि हम उस सिलेबस के समुंदर में खो जाएंगे और वो कभी उससे बाहर निकल नहीं पाएंगे। हमें हमेशा लगेगा कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर सिलेक्शन ही नहीं होता है तो फिर अब मेरे जैसे टीचर बनना है या फिर कुछ और आपका ऑब्जेक्टिव है तब तो दूसरी बात है, लेकिन अगर सिलेक्शन लेना है तो आप
कम ज्ञान के साथ सही स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। देखिए, बहुत की वर्ड है कि कम ज्ञान ज़रूरी नहीं है, एग्जीक्यूशन ज़रूरी है, स्ट्रेटजी ज़रूरी है। और आप ज्ञान के चक्कर में फंसकर सालों साल बर्बाद करते हैं। तो सर की ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम उस पहलू पे, जो मेन पहलू पे आ जाते हैं कि सर क्या सोर्स अपनाएं, मतलब कि क्या पढ़े। यदि हम आपसे बात करें कि जो बीपीएससी प्रीलिम्स है उसमें देखिए लगभग 8 सेक्शन है। एक बार मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कि जैसे इतिहास है, जिसमें प्राचीन है, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास है, भूगोल है, भारत का भी भूगोल है, विश्व का भी भूगोल है, और पर्यावरण का भी छोटा पहलू उसमें शामिल है। भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी जिसे बोलते हैं, सामान्य विज्ञान है, स्टेट स्पेशल, बिहार स्पेशल के भी सवाल आते हैं, और करेंट अफेयर से वहाँ बड़ा की पॉइंट्स है, और गणित के 10 सवाल आते रहे हैं, आएंगे भी आगे। तो पहला यदि हम विषय ले लें इतिहास पे, तो इतिहास पे आप बच्चों को क्या बताएंगे? देखिए, इतिहास हमेशा से ही बहुत चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे लगता है कि जितना भी जनरल स्टडीज़ का सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा सिलेबस शायद इतिहास का ही है, क्योंकि इसमें एंशियंट भी है, मिडवल भी है, और फिर वो मॉडर्न भी है। तो ये काफ़ी टफ हो जाता है कैसे इसको टैकल किया जाए। तो जहाँ तक इस बार का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि अब हम जैसे अभी तक क्या करते थे कि हम अपना ऑब्जेक्टिव ही लूसेंट, क्राउन और इस तरीके की बुक्स को बना लेते थे, और उससे बाहर हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते थे। हालांकि इसके पहले तक अगर एग्ज़ाम की बात किया जाए तो नो डाउट इन बुक्स से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। लेकिन इस बार का जैसा पेपर है और अगली बार जिस तरीके से मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस लाए जाएंगे, तो हमें इन बुक्स को, मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल मतलब अंत नहीं मानना है। हमें कुछ ऑथेंटिक सोर्सेस और कुछ जो एक प्रकार से, जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो मैं तो कहूँगा कि जो एंशियंट में अगर आप आर एस शर्मा को पढ़ लेते हैं, हालांकि देखिए वो मोटी है और पढ़ते समय लगेगा कि यार कुछ फैक्ट्स नहीं मिल रहा है, करेक्ट। लेकिन ये है कि हम जिस समय जिस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं, तो हम उसको बिल्कुल साइड लाइन करके नहीं आगे बढ़ सकते। हमें उसको 2-3 बार पढ़ना ही पड़ेगा, भले ही हमें लगे कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, नहीं प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरत है। और बदलते दौर में वो जो बुक है हमेशा से ऑथेंटिक बुक रही है। उस बुक्स को करने के बाद हमारे जो लूसेंट है या क्राउन है या फिर घटना चक्र का जो प्रैक्टिस है, हम उस पर जाएं। अभी तक क्या थे कि हम शुरुआती घटना चक्र से करते थे और अंत भी घटना चक्र में ही हो जाता था, और फिर ये दुर्घटना देखने को मिल जाती थी। तो एंशियंट में हम इसमें जा सकते हैं, मिडिवल में भी हम एनसीईआरटी है जो सभी लोग जानते ही हैं, सतीश चंद्र जी की, ठीक है। और मॉडर्न में बिपिन चंद्रा जी के साथ जा सकते हैं। बाकी लूसेंट या फिर क्राउन है, इनको हम इन बुक्स को करने के बाद अगर करेंगे तो हम अपने सिलेक्शन को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो सर ने कहा इतिहास में, देखिए एक चीज आप समझिए, सर जो इशारा कर रहे हैं आपको, या जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने भी इशारा किया है कि अब आप जो एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, यूपी पीसीएस का एग्जाम है, बीपीएससी का एग्जाम है, आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए, आपका एक बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब आप बेसिक पकड़ करेंगे, आप बेसिक आपका मजबूत होगा, तब जाकर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर होगा। क्योंकि अब सवाल जो आ रहे हैं बड़ा कंसेप्चुअल और एनालिटिकल सवाल आ रहे हैं। तो आप इतिहास के लिए एनसीईआरटी 6 to 12 एनसीईआरटी के साथ में प्राचीन के लिए आर.डी. शर्मा, मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा, और आधुनिक के लिए बिपिन चंद्रा, जैसे सर ने बताया, आप किताब को पढ़िए, समय दीजिए, एक समय दीजिए, 1-2 साल का पीरियड, बेसिक क्लियर हो फिर आप एग्जाम दीजिए। नहीं तो आप इस साइकिल में फंसेंगे, तो फंसते चले जाएंगे, आपकी उम्र बीत जाएगी। दूसरा है सर भूगोल के लिए, क्या बोलेंगे ज्योग्राफी के लिए? देखिए, भूगोल का क्या है कि जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने जब कोचिंग ज्वाइन किया तो मुझे लगता है कि भूगोल के साथ बहुत ही स्टेप मदरली ट्रीटमेंट किया गया उस इंस्टीट्यूट में।
जिसके चलते मैंने एक और कोचिंग भी ज्वाइन किया। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा। तो बात ये है कि मतलब भूगोल का जो मेरा खास करके अनुभव है उसमें मैं तो टोटली एनसीईआरटी पर ही डिपेंड रहा। तो 6 से जो आपका 12th तक एनसीईआरटी है, अगर आप उतना कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैं करता हूँ तो मेरे भूगोल में उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं गलत होते हैं। अब पूरा 100% तो वो तो मतलब मुझे लगता है कि शायद ही किसी के द्वारा ऐसा पॉसिबल हो, लेकिन एनसीईआरटी आपको इतना जरूर दे देंगी कि आपका पीटी कभी भी नहीं रुके, खास करके भूगोल सेक्शन में। तो मैं बिल्कुल वो जो वन मैन आर्मी है, मैं भूगोल के कॉन्टेक्स्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को ही देखता हूँ। देखिए, और अमूमन आप देखेंगे कि जो खासकर बीपीएससी की बात करें, 10, 12, 15 सवाल पूछा जाता रहा है ज्योग्राफी से। और सर की बात से मैं अक्षरशः सहमत हूँ कि देखिए, आप मोटी मोटी किताबें पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। 6 से 12th की एनसीईआरटी जो बहुत आसान भाषा में लिखी गई है, और अमूमन 80 से 90% जो आपके सवाल आते हैं सीधे वहाँ से आते हैं। इसलिए आप भटकिए नहीं, ना कोचिंग के पीछे ना बाजार के पीछे। ज्योग्राफी के आप एनसीईआरटी को बार बार पढ़िए, और साथ में एक आप कोई भी मैप रखिए साथ में, चाहे ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रख सकते हैं या कोई भी एक किताब आप अपने साथ रखिए, दैट्स एनफ। सर, तीसरे सेक्शन पे आते हैं, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था। हाँ, देखिए, भारतीय संविधान और राज व्यवस्था, इसको स्टूडेंट मतलब सोचते हैं कि ये सबसे आसान सब्जेक्ट है। और आप देखेंगे कि जैसे विजन का टेस्ट सीरीज है, अभी किसी का भी वो शुरुआत हमेशा पॉलिटी से ही करते हैं। पहला टेस्ट आप देखिए पॉलिटी का रहता है। अब लेकिन ये है कि उसमें क्वेश्चन कभी कभी ऐसे आ जाते हैं जो फैक्चुअल भी होते हैं। जैसे इसी बार आपका बीपीएससी में कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन में थे और कुछ कॉन्सेप्चुअल थे। तो कॉन्सेप्चुअल के लिए क्या है कि जैसे अगर हम सिर्फ, मैंने वही बताया ना कि जो घटना चक्र, अगर हम उसी पर ही फुल्ली डिपेंड रहेंगे तो फिर हम पॉलिटी में उतना ज़्यादा नहीं स्कोर कर पाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि अगर हम, हमारे पास जैसे अभी क्या है, टाइम है, अगला एग्जाम होगा तो उसमें टाइम है, तो अगर हम एनसीईआरटी ये जो आपका लक्ष्मीकांत है उसमें ऐसा नहीं कि पेज 1 से उठा करके बिल्कुल लास्ट तक उसको बिल्कुल पढ़ना ही है। उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपी है, और आपका जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम उस बुक से कर लेते हैं तो वो मुझे लगता है हमें ज़्यादा ही स्ट्रांग बनाएगा। उसके बाद जो हमारा घटना चक्र या फिर जो है क्राउन या लूसेंट है, उससे हम जो है प्रैक्टिस कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि हम पॉलिटी में अगर वो 15 क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग 14, यहाँ तक कि 15 भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, पॉलिटी के लिए नहीं भटकना है। एक किताब जो आपके हाथ में है या पूरे मार्केट में है, हर बच्चा जानता है, लक्ष्मीकांत, आप पढ़िए। और सर की रणनीति के अनुसार कि आप एक बार तो पढ़िए, और दूसरी बार कि आप टॉपिक डिसाइड करिए जहाँ से सवाल आ रहे हैं। अमूमन जैसे मूल अधिकार है, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं, केंद्र राज्य संबंध है, आपका जो संसद है, जो कार्यपालिका न्यायपालिका, यहाँ से सवाल अमूमन मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। तो उन चैप्टर्स को आप बार बार पढ़िए और रिवाइज करिए बार बार। और 10 किताबें आपको नहीं खरीदनी है, एक किताब को आपको 10 बार पढ़ना है। फिर आप देखेंगे कि आपके सवाल अमूमन 90% प्लस सवाल जो हैं बहुत आसानी से आप कर ले जाएंगे। इसके लिए भटकना नहीं है। सर, ये तो 3 सेक्शन हमने बात की, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था की। चौथा जो सेक्शन है इकोनॉमी के, और इकोनॉमी की भी प्रवृत्ति रही है कि 10-12 सवाल पूछे जाते रहे। ये सवाल कभी भी बढ़ सकता है। देखिए, इकोनॉमी एक ऐसा विषय है जो अमूमन आप देखेंगे कि जो यूपीएससी का एग्जाम है या अन्य जो सेंट्रल एग्जाम है, वहाँ इससे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो कल भले 10-12 सवाल अभी तक बीपीएससी में आ रहे हैं, लेकिन आप मान के चलिए कि कल इसके सवाल 25-30 तक भी जा सकते हैं। तो सर, इकोनॉमी की क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए, इकोनॉमी क्या है ना कि मतलब वो बिल्कुल बोलते हैं कि नदी के बहते हुए पानी की तरह सब्जेक्ट है। हम अभी बात कर रहे हैं, अभी 2 मिनट बाद जो भी इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे उसमें कुछ ना कुछ आपको बदलाव देखने को मिल जाएगा। तो ठीक है। इसकी जो डायनामिक्स है इस सब्जेक्ट की, बहुत ही
तेज है। तो इसमें क्या है कि इकोनॉमी में जैसे एक होता है ट्रेडिशनल चीज़ें और एक होता है जो हमें करंट से अपडेट करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल चीज़ों के लिए मैं तो कहूँगा कि हमें एनसीईआरटी के साथ जाना चाहिए। उसके अलावा हमें जैसे बजट जो सेक्शन है उसमें हमें उसका जो टर्मिनोलॉजी होता है कि रेवेन्यू डिफिसिट क्या है, फिस्कल डिफिसिट से कैसे अलग है, प्राइमरी डिफिसिट क्या है, फिर इसके अलावा और भी जो उसमें टर्म्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उनकी समझ विकसित करने के लिए हम आपका जैसे मैंने तो कोचिंग से किया था, उसमें अगर मैं कहूँ तो आप जैसे मृणाल जी का यूट्यूब में वीडियो है, उसमें 86 वीडियोस हैं। तो सारे नहीं देखने हैं क्योंकि वो लास्ट की वीडियोस मेंस के हैं, लेकिन शुरू के मुझे लगता है कि 25 से 30 वीडियो, और कोई भी वीडियो वो ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे का है, सब 1 घंटे से कम के ही हैं। तो हम उससे एक ट्रेडिशनल जो समझ है वो विकसित कर सकते हैं, और उसी चीज़ को हम फिर जो है करंट से रिलेट करके हम इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो और साथ में जैसे मैगजीन आता है तो उसमें जो इकोनॉमी सेक्शन रहता है वो हम काफ़ी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल सेक्शन है, जीडीपी, जीएनपी, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये तभी हम समझ पाएंगे जब हमारा बेस स्ट्रांग रहेगा। और बेस स्ट्रांग के लिए आप जा सकते हैं मृणाल जी का वीडियो, या फिर आपका जो है कोई, अगर आपको लगता है कि ये कोचिंग ऑथेंटिक है तो उसके जो है मटेरियल्स को देख सकते हैं। देखिए, तो सर ने जो बात कही, देखिए इकोनॉमी जो है वो बड़ा ही वेरिएबल सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, जैसे यूट्यूब का ज़माना है, आपके पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो इकोनॉमी जैसे विषय के लिए सबसे अच्छा इन्होंने बताया कि आप यूट्यूब पे जाइए, जो मेन, चाहे वो फिजिकल बजट, फिजिकल पॉलिसी हो, बजट हो, बीओपी की बात हो, जीडीपी की बात हो, इन्फ्लेशन की बात हो, जो की चैप्टर्स हैं आप यूट्यूब पे डालिए, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियो है, आप सर ने जैसे बताया मृणाल के वीडियो पढ़े हैं, आप मृणाल का वीडियो देख सकते हैं। और किताब के लिए आप चाहें तो रमेश सिंह की किताब भी आप पढ़ सकते हैं। और बाकी इकोनॉमी के साथ एक चीज़ और है कि वो जो करेंट की चीज़ें वो ज़्यादा पूछता है, जैसे बजट है, सर्वे है। तो जो भी एग्ज़ाम है उससे पहले जो भी आपका स्टेट का हो, सेंटर का हो, बजट सर्वे ज़रूर देख कर जाइए। करेंट के सवाल पे आपकी नज़र पैनी होनी चाहिए। सर अगले सेक्शन की बात करें, एक समान विज्ञान, जनरल साइंस भी एक बड़ा अहम रोल करता है, खासकर स्टेट पीसीएस बीपीएससी की बात करें तो जनरल साइंस में बच्चे क्या करें? देखिए, जनरल साइंस देखा जाए तो खास करके मतलब यूपी और बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट हमेशा से माना गया है। तो उसमें देखिए है क्या है कि जैसे आप या तो 9th और 10th का एनसीईआरटी साइंस का आप जा सकते हैं, और या फिर 9th और 10th का आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। अब ये किसको दिक्कत हो रही है वो उसके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप 6 से ले सकते हैं। जैसे आप 9th और 10th में जाएंगे तो उसमें क्या है कि मतलब कुछ जैसे चैप्टर्स है वो काफ़ी उनमें इक्वेशन वगैरह दिया हुआ है, तो उसके चलते वो फिर दिमाग एक टाइम के बाद काम करना बंद कर देता। तो हमें उस टेक्निकल चीज़ को छोड़ करके हमें जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे उस हिसाब से हमें एनसीईआरटी से क्या लेना है, कितना लेना है, वो हम तभी समझ पाएंगे जब हम पिछले 4-5 सालों का क्वेश्चन पेपर साइंस का देख लेंगे। तो ये जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ये हमें एक प्रकार से मार्गदर्शन करेगी कि हमें बुक्स से निकालना क्या है। वरना मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आप पढ़ते रहेंगे, और मैंने वही बताया कि वो जो अथाह समुंदर है उसमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो वही है कि इस चीज़ को समझें और किस बुक से हमें कितना लेना है उस चीज़ पर हम ध्यान दें। हाँ, बायोलॉजी जैसे थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है तो उसमें हमें थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देने की ज़रूरत है बजाय केमिस्ट्री वगैरह के। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केमिस्ट्री को दरकिनार कर दें, क्योंकि साइंस से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, और ये सेक्शन ऐसा है कि जो आपको मेक और ब्रेक कर सकता है। तो मैं हमेशा से साइंस सेक्शन को बहुत ही एक प्रकार से प्रायोरिटी में रख करके चला हूँ। और मेन चीज़ जो घटना चक्र है उसमें आप यूपीएससी के क्वेश्चन छोड़ करके साइंस के जो भी
स्टेट एग्जाम क्वेश्चन, क्योंकि साइंस तो बदलता नहीं है कि भाई कार्बोहाइड्रेट बिहार का अलग है और यूपी का अलग है। करेक्ट। तो वो जो है अगर हम सही तरीके से कर लें तो मुझे लगता है कि साइंस भले ही कितना डराने वाला सब्जेक्ट हो, सबसे ज़्यादा मार्क्स हम इसी में स्कोर कर पाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, खासकर जो बच्चे जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक सलाह है कि देखिए, सर ने कहा कि समुंदर में गोता मत लगाइए, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे अमल करनी चाहिए। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे अमल करना शुरू कर देते हैं और छोटी चीज़ें छूट जाती है। 6 to 10th आप पहले अपना स्ट्रेंथ देखिए, अपना बैकग्राउंड देखिए। यदि आपको साइंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है, साइंस में दिक्कत है, तो आप NCERT लाइए 6 to 10th का, उसको बार बार पढ़िए, प्रैक्टिस करिए लास्ट ईयर के सवाल जो अभी तक पूछे गए हैं। घटना चक्र जो सामान्य विज्ञान है उससे सवालों को प्रैक्टिस करिए, तो आप आसानी से ठीक ठाक 90% क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं, जो आपको सिलेक्शन में बहुत मदद कर सकता है। जो नेक्स्ट सर जो है, आप देखेंगे कि अगला चीज एक स्टेट स्पेशल बिहार, यदि हम BPSC के संदर्भ में बात करें तो बिहार विशेष के सवाल उस पे। अब देखिए, बिहार विशेष का सवाल, जैसे इस बार का क्या था कि मतलब हम आमतौर से जो बिहार स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ते थे तो उससे तो काफ़ी हट करके बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवन मैं तो कहूँगा कि जिसका 6-7 जनरेशन वो बिहार से, वो भी शायद ही कर पाए। और ये हालांकि मतलब ऐसा भी नहीं कि जो व्यक्ति जिस स्टेट से है उसको वहाँ के बारे में मालूम ही होता है, क्योंकि एक सतही ज्ञान अलग है और एक एग्जाम ओरिएंटेड ज्ञान अलग होता है। तो बिहार स्पेसिफिक तो देखिए वही है कि अब मैंने बताया ना कि जो हम लोग एक कुंजी बेसिस पर जो पढ़ाई करते थे उससे थोड़ा सा हमें बाहर आकर के एक कॉन्सेप्चुअल और चीज़ें जैसे पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हम बिहार का रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वो हमारे दिमाग में एक प्रकार से नदियाँ बननी चाहिए। अगर हम बिहार का कोई भी ज्योग्राफी का सेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसका पिक्चर डेवलप होना चाहिए। पिक्चर तभी डेवलप होगा जब आप उसको कॉन्सेप्चुअली सही तरीके से समझ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे, ना कि वन लाइनर फैक्ट उठा करके। तो वो तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए मार्केट में काफ़ी सारे ऑथेंटिक सोर्सेस ऑलरेडी हैं। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट तो नहीं करूँगा। बस मेरा मकसद यही है कि बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन में सिर्फ आपका वन लाइनर पढ़ करके तो अब काम चलने वाला नहीं है। देखिए, तो सर ने बहुत अच्छी बात कही, जो प्रवृत्ति रही 68वीं PCS की उसको देखते हुए, और आगे भी यही प्रवृत्ति रहने वाली है। और यही बात आप देखेंगे जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, वो भी इशारा कर रहे हैं कि अब सतही जो ज्ञान है और जो छिछला नॉलेज है उससे अब काम नहीं चलने वाला है, आपको सोचना पड़ेगा। और अब कोई भी एक मार्केट का, चाहे मार्केट में KBC नैनो बिहार स्पेशल ले सकते हैं, कोई एक किताब लुसेंट की आती है वो ले सकते हैं, लेकिन जो बिहार पे आपकी नज़र होनी चाहिए, एक तो पिछले 8 से 10 महीने की जो घटनाक्रम हुआ है बिहार में उस पर आपकी नज़र हो। और तीसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि आप एक वहाँ के जो न्यूज़पेपर जो डेली बेसिस पे घटनाएं घट रही है, तो आप वहाँ के अखबारों पे, वहाँ के न्यूज़ पे भी ध्यान रखें, ताकि आप उसकी ज़मीनी हकीकत, उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसकी संस्कृति, उसकी भाषा से आप परिचित होंगे, तभी जाकर आप एग्ज़ाम में सवाल कर पाएंगे। तो आप आदत डालें एक अखबार पढ़ने की। यदि आप जिस स्टेट का दे रहे हैं वहाँ का एक अखबार पढ़ें, और 8-10 महीने की जो खबरें हैं किसी भी थ्रू, मैगजीन के थ्रू पढ़ें, कोई भी किताब, जैसे KBC नैनो या लुसेंट की कोई एक किताब जो भी आपके पास है उसको बार बार करें। ठीक है सर। अगला सेक्शन आप देखेंगे तो सर एक करेंट का सेक्शन है, और करेंट बच्चों को बहुत परेशान करता है। हाँ, करंट अक्सर करंट 440 वोट का झटका दे जाता है। और इस बार तो जैसे करंट में कुछ क्वेश्चन तो पकड़ में आ रहे थे, जैसे पूछा था कि वो कौन सा खाद्य जो एनिमल डिक्लेयर किया गया था, याक जिसका आंसर था, और इसके अलावा असम में डोनी पोले। तो देखिए, मैं तो कहूँगा कि जैसे होता क्या है कि हम लोगों का जो एक एटीट्यूड है कि भाई वो मैगजीन आएगी 1 साल की एग्ज़ाम के 10 दिन पहले और उसी को जो है बिल्कुल से रट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा इस मेंटालिटी से बाहर आ करके हमें मंथली मैगजीन पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
और अगर मंथली मैगजीन पर हमारा जैसे स्ट्रेंथ डेवलप होता चले जाएगा मंथ बाय मंथ, तो जो लास्ट में चाहे वो घटना चक्र का ई दृष्टि हो या फिर घटना सार हो, उसको करने में हमें ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो मैं तो बदलते हुए बदलाव को देखते हुए मैं तो यही कहूँगा कि हमें एक मंथली मैगजीन, वो आप प्रतियोगिता दर्पण के साथ भी जा सकते हैं मुखर्जी नगर में, तो वो जो आर्टिकल्स को हटा करके बाकी आपको 20 रुपए में मिल जाता है। ठीक तो है। वो बिहार के लिए काफ़ी अच्छा, इनफैक्ट यूपी के लिए भी काफ़ी अच्छा वो मंथली मैगजीन होता है। तो आप जैसे वो किए रहेंगे, और वो बहुत मोटी नहीं होती है, वो मुश्किल से आप पढ़ेंगे तो पहली बार में आपको 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा। तो वो जब आप कर लेंगे मंथली मैगजीन, उसके बाद आप अगर घटना सार या फिर घटना चक्र का वार्षिकांक है उसमें जाएंगे, तो शायद है कि वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो देखिए, आप जो एनालिटिकल अप्रोच अपनाने की हमारी बात हो रही है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम के 10 दिन पहले हम मार्केट की, बाज़ार की कोई मैगज़ीन लाते हैं 100-150 पन्नों की, पूरे साल की खबरें हम पढ़ कर एग्ज़ाम में बैठते हैं और कोशिश सोचते हैं कि हमारा सारा सवाल हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए आदत डालिए, मंथली मैगजीन हर महीने का पढ़िए, और लास्ट में जब एग्जाम आ जाए तो कोई भी एक बाइंडिंग, किसी का भी, चाहे वो घटना सार हो या घटना चक्र हो, कोई एक, या एडिटोरियल, कोई एक मैगजीन लाइए। बाकी आप अपने मंथली मैगजीन जो पिछले 8-10 महीना का आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए। और सर ने जैसे बताया कि मंथली मैगजीन भी कोई एक, चाहे आप क्रॉनिकल पढ़ें या प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें या आजकल दृष्टि मैगजीन भी अच्छी है, तो तीनों में से कोई एक मैगजीन अपने चॉइस के अनुसार लें। तीनों अच्छी मैगजीन है, आप अपने चॉइस क्रॉनिकल के। में लेकिन मैं कहूँगा कि क्रॉनिकल दो तरह का आता है। एक क्रॉनिकल आता है यूपीएससी के लिए स्पेसिफिक, वो थोड़ा मोटी होती है। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही मतलब जो है करंट जानने का है तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं बिल्कुल, तो क्रॉनिकल में एक पतली वाली क्रॉनिकल आती है मंथली, आप उसके साथ जाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ, और बाकी नॉलेज पर्सपेक्टिव या फिर जैसे किसी को यूपीएससी देना है तो वो फिर उस क्रॉनिकल के साथ जा सकता है जो मेन और मोटी वाली क्रॉनिकल आती है। ठीक है, तो सारी ये है कि आप एक मंथली मैगजीन पढ़ने की आदत डालें अपने चॉइस के अनुसार, और लास्ट में आप बाइंडिंग कोई बुक पढ़ें, ताकि आपके जो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए अधिक से अधिक, मैक्सिमम सवाल सही करने के। सर लास्ट सेक्शन आप देखेंगे, एक मैथ्स के सवाल आप देखेंगे कि मैथ्स 10 क्वेश्चन आता रहा है, उसकी जो एक आप कह लें कि एक ट्रेंड है, 10 आगे भी आएगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। मैथ्स के लिए बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ 10 में से 4, 5, 6 गलत कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सफलता में बाधक है, खासकर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बच्चों का। देखिए मैथ्स में क्या है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप नहीं है कि जैसे अभी जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं अपनी अगर बात करूं तो 6 से 7 क्वेश्चन मैं कर लेता हूं। अब उसमें मान लीजिए कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लगे तो मुझे लगता है कि मैं 6 से 7 से 7 से 8 ही पहुंच पाऊंगा, अब 10 के 10 तो नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग अगर करें, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें और कौन सा वैरायटी बन सकता है उसको कॉन्सेप्चुअली समझ करके उसके इधर उधर के भी क्वेश्चन को सॉल्व करें। मेरे कहने का मतलब कि जो अभी तक कॉन्सेप्ट उससे पूछे जा चुके हैं हम उस पर अगर वर्क कर लें। बाकी देखिए अब वही है कि अब मैथ्स पर फिर मान लीजिए एक अलग स्ट्रेटजी से काम करेंगे, तो वो फिर मैं हमेशा बोलता हूँ कि मतलब एक मगरमच्छ मारने के लिए सारा समुंदर सुखा दे, तो वो फिर इनपुट आउटपुट रेशियो उतना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। तो बेसिकली वो ये कि अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उस कॉन्सेप्टली बेहतर तरीके से समझ करके, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो छूटे नहीं। और आप देखेंगे आप क्वेश्चन पेपर, तो मुझे लगता है कि उतना मोर देन सफिशिएंट होता है। बाकी अब अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आपने सारा जीएस पढ़ लिया है, तब फिर आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई नई बुक खरीद करके जा सकते हैं मैथ में। लेकिन मैं वही कहूँगा कि अभी आप जितना कर पा रहे हैं वो नई बुक खरीदेंगे, 2 महीने पढ़ेंगे, उससे आपको एक क्वेश्चन का या 2 क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है।
लेकिन वो अगर 2 महीने में कर रहे हैं फ़ायदा, तो मुझे कोई बहुत वो लॉजिकल चीज़ नहीं लगती है। वो 2 महीने आप अपने जीएस के सेक्शन में दे करके आप अपना स्कोर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो आपको मेंस में भी फ़ायदा करेगा और इंटरव्यू में भी। ओके, तो हमने देखा कि जो बीपीएससी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्योंकि प्रवृत्ति बदली है तो हमें अपनी स्ट्रेटजी में भी बदलाव करना पड़ेगा, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, जो हमारा सोर्स है उसको सही रखना पड़ेगा। और बेसिक चीज़ें जैसे एनसीईआरटी की किताब या मार्केट के स्टैंडर्ड बुक्स को बार बार पढ़ना होगा। और जो एक बेसिक तैयारी होती है किसी भी सिविल सर्विसेज की, चाहे यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, झारखंड हो, यूपी हो, अब जिस तरह की जो नेचर हो रही है, जिस तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है, आप तैयारी को अलग करके नहीं चल सकते हैं। एक बेसिक तैयारी है, वो मोटे तौर पे 80 से 90% लगभग सबकी एक डिमांड है, उस चीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुने, सर की बात पे अमल लाएं, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। सर आप आए और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको अच्छी आपने सलाह दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी नमस्कार। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिए, इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आपके साथ आपकी पढ़ाई और आपकी सफलता का भी ख्याल रख सके, उसमें थोड़ी अपनी भी मदद कर सके। नमस्कार, जय हिंद।